आने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए बहुत कुछ कहा। मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा या वास्तविक घटना के द्वारा अपनी बात आप सबसे करना चाहती हूँ। ये कहानी है राजस्थान के मारवाड़ के एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रहा है। भुखमरी के उन दिनों को काटने के लिए किसी तरह से रोटी की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए परिवार निर्णय करता है कि बेटा कमाने के लिए दिल्ली चला जाए। दिल्ली जो सपनों का शहर है। जवान बेटा दिल्ली जाता है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण वो केवल सड़कों पर रेड़ी लगा करके पुराने कपड़े बेचने का काम करता है। जब वापस लौटता है तो घर में एक बेटी है, पत्नी है, बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ पत्नी है, वो सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। घर चलाने का काम केवल बूढ़ी माँ कर रही है। लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से पाल पोस रही है। जाते बेटे को वो कहती है, कम से कम तू अपनी बेटी को तो ले जा, इसकी रोटी की व्यवस्था तो मुझे नहीं करनी पड़े। वो बेटा उस 5 साल की बच्ची को लेकर के दिल्ली चला जाता है। बच्ची जब दिल्ली पहुंचती है तो पता चलता है कि जिस निजामुद्दीन की झुग्गी बस्ती में पिता रह रहा है, वहां एक दूसरी औरत भी है। लड़के ने वहां शादी कर ली थी। वो 5 साल की बच्ची अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, लेकिन चूंकि सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था है, तो कम से कम एक समय का भोजन वो बच्ची स्कूल में कर लेगी और घर का खाना बचेगा, इसलिए उस बच्ची को स्कूल भेजा जाता है। बच्ची पढ़ाई में बहुत विलक्षण प्रतिभा से युक्त है। बच्ची हर कक्षा टॉप करती है और खाना चूंकि वहां से व्यवस्था हो जाती है, तो बच्ची 8वीं तक पढ़ती है लगातार। लेकिन 8वीं करने के बाद वो स्कूल उतना ही है, 8वीं तक की ही पढ़ाई उसमें हो सकती है। घर वाले पढ़ाने को मना कर देते हैं, क्योंकि एक तो सौतेली माँ ऊपर से रोटी के ही लाले, निजामुद्दीन की वो झुग्गी जहां बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है और छत टपकने लग जाती है, वो परिवार पढ़ने के सपने कहां से सोच सकता है। लेकिन वो बच्ची इतनी जिद्दी है पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, कि मर जाऊंगी, अगर जिंदा रहूंगी तो पढ़ूंगी। एक विडंबना और है, वो बच्ची पीड़ित है फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर से। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जन्म से ही बच्चे की हड्डियां बहुत कमजोर होती है और कभी भी उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। 8वीं क्लास तक आते आते उस 12-13 साल की बच्ची की हड्डियों में 16 बार फ्रैक्चर हो चुका है। उसके 8 ऑपरेशन हो चुके हैं। इन सबको झेलते हुए भी वो बच्ची की जिद है कि जिंदा रहूंगी तो पढ़ूंगी। सौतेली माँ और पिता धमकी देते हैं कि ज्यादा जिद की तो राजस्थान भेज देंगे। वो बच्ची वापस लौटना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि पढ़ने की जो भी संभावनाएं हैं वो यही है। उस विपरीत परिस्थिति में वो बच्ची ये निर्णय लेती है कि मैं घर छोड़ दूंगी, मैं खुद का गुजारा खुद करूंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। उसी झुग्गी बस्ती में वो एक झुग्गी किराए पे लेती है और अपनी झुग्गी के सभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन समस्या ये है कि ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के पास भी पैसे नहीं है। तो लगभग 2004 के आसपास की ये बात है, वो केवल 50 रुपए महीना में वो बच्ची ट्यूशन पढ़ाती है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट उसकी फीस की व्यवस्था करता है। वो 9वीं क्लास में स्कूल में एडमिशन लेती है। 9वीं से 12वीं तक 4 साल वो बच्ची स्कूल जाती है, 3 बजे घर लौट करके 11 बजे तक रात को ट्यूशन पढ़ाती है, ताकि मेरा कैसे भी करके गुजारा चल सके, मेरा खर्चा उठाया जा सके। वो बच्ची खुद खाना बना नहीं सकती, क्योंकि बीमारियों से तो पीड़ित है ही है। ये भी डर है कि 8वीं तक तो हड्डियां टूटी, ऑपरेशन हुआ, कम से कम मैं घर में थी। अगर अब ऐसी दुर्घटना मेरे साथ हो गई तो मेरी ट्यूशन कैसे चलेगी, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। पर ईश्वर की कृपा रही कि उन दिनों उसे ऐसी किसी बीमारी का या किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा। वो बच्ची 10वीं क्लास में दिल्ली टॉप करती है, 12वीं क्लास में भी दिल्ली टॉप करती है। 12वीं के बाद उसके अंकों के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज गार्गी कॉलेज में एडमिशन होता है।
वहां वो साइकोलॉजी ऑनर्स से बीए करती है और यही वो भूख के लिए झगड़ा उस बच्ची का अभी भी चल रहा है। 2012 तक आते आते उस बच्ची का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो व्हील चेयर पे आ जाती है, क्योंकि हड्डियां तो उसकी कमजोर है ही है। चुनौतियां बढ़ गई है क्योंकि स्कूल तक जाने की व्यवस्था फिर भी एक बस के द्वारा या एक निश्चित संसाधन के द्वारा थी, लेकिन कॉलेज के लिए उसे सिटी बसों में चढ़ना है, उतरना है, सीढ़ियां चढ़ना है, उतरना है। किसी भी समय उसकी कोई भी हड्डी कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। किसी भी तरह इन चुनौतियों को झेलते झेलते वो बच्ची साइकोलॉजी ऑनर से अपना स्नातक की परीक्षा पास करती है और उसका प्रवेश हो जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। यहाँ आकर उस बच्ची को लगता है अब मेरे सपनों को पंख देने का समय आ गया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद उसके रहने की समस्या खत्म हो गई और उसके खाने की समस्या खत्म हो गई। उसे अब ट्यूशंस नहीं पढ़ानी। तो वो बच्ची बताती है, उसका इंटरव्यू आप मेरी बात की बात जाकर के देखिएगा, वो बच्ची बताती है कि कक्षा 2 में जब मैं थी तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, कि किस तरह से वो आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेना चाहते थे और उनके पिता चाहते थे कि तुम प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का इम्तिहान दो। जब बोस ने मना किया पिताजी को, तो पिताजी ने कहा तुम नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हें डर लगता है तुम फेल हो जाओगे। बोस ने उस चुनौती को स्वीकार किया, सिविल सेवा परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए और फिर कहा अब मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, मैं इस इम्तिहान के योग्य हूं, लेकिन मैं ये नौकरी करूंगा नहीं, मैं अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का कार्य करूंगा। ये कहानी उस बच्ची को प्रेरित करती है कक्षा 2 से, लेकिन अभी तो वो बच्ची केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो अपने सपनों की चिंगारी को उसने अपने दिल में ही दबा के रखा था। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अनुकूल वातावरण उस बच्ची को मिला, तो उस बच्ची के सपनों ने फिर से उड़ान भरना शुरू किया। और चमत्कार की बात यह है कि वर्ष 2016 के जब सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम आए, तो वो बच्ची अपने प्रथम प्रयास में देश की सबसे कठिनतम परीक्षा IAS पास कर चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ उमूल खैर नाम की बच्ची की। जब भी जीवन में आपको संघर्षों का सामना करना पड़े, किसी भी तरह की परिस्थितियां आपको अपने इरादों से पीछे मुड़ने को, निराशा की ओर ले जाएं, तो आप हमेशा उस उमूल को याद करिएगा। जब वो बच्ची ना आर्थिक विपन्नता उसको तोड़ पाई, ना कोई शारीरिक परिस्थितियां उसको मजबूर कर पाई, ना सामाजिक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उसको अपने इरादों से डगमगा पाई, तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ना हमें रहने की समस्या है, ना हमें पढ़ने की समस्या है। ऐसे प्रगतिशील हमारे माता पिता हैं। किसी गांव में अगर कोई किसी जाट की बच्ची अगर अच्छा पढ़ती है और उसको कोई कहता है कि मैं तुझे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे ही समाज के चाचा दादा ताऊ तुरंत आगे आ जाते हैं कि तू कौन होता है इसको रोकने वाला, हम कह रहे तू पढ़ा बच्ची को। इससे ज्यादा प्रगतिशील समाज में पैदा होने से अधिक गौरवशाली हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस समाज ने हमको बनाया है, हमको अवसर दिए हैं, जब भी हम घर से बाहर निकले, याद रखें कि घर से बाहर हम अकेले नहीं निकल रहे, हम अपने समाज को साथ लेके चल रहे हैं। जब भी कोई समाज में हमें याद करे, तो ये याद करे कि जाट ऐसे होते हैं, ना कि कोई ये ना कहे कि ये जाटों की छोरियां ये कर रही है, ये जाटों के लड़के देखो ये कर रहे हैं। गौरव से हमें याद किया जाए, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अकेले नहीं निकलते, हम अपने पूरे परिवार की, अपने पूरे समाज की जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं। जाट लोक सेवक समिति है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। आज के समय में जब लगता है कि मोबाइल खाने से भी ज्यादा जरूरी है, इस छात्रावास में मोबाइल के चलाने के निश्चित नियम है, ताकि हमारी बच्चियां भटके नहीं, सही दिशा में वो अनुशासित रह करके कार्य कर सकें। ये अनुशासन निश्चित रूप से आने वाले 5-10 सालों में हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देगा और मंच पे सम्मानित होने के लिए जो राजकीय कर्मचारियों की श्रेणी है, उसमें सबसे अधिक हम यहाँ छात्रावास की ही बच्चियों को देखेंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जरूर होगा। बच्चियों से मैं कहना चाहती हूँ कि मंजिलें तलाश रही है तुम्हें,
मंजिलें तलाश रही हैं तुम्हें, अपने ख्वाहिशों को जुबान दो तो सही। आसमां घूम के लौटोगी तुम, आसमां घूम के लौटोगी तुम, अपने सपनों को उड़ान दो तो सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। धन्यवाद। मैं एक सूचना देना चाहूंगा। श्रीमती चंद्रकला आर्या जी अपने छात्रावास में एक लड़की जो यहाँ रहती है उसकी फीस का खर्चा ये उठा रहे हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ये उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए इनका